नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कहावत है कि जब सीधी उंगली से घी न निकले तो उस उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है, और ये करने के लिए कई तरीके होते हैं। अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग कामों के लिए अलग अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं। आपको याद होगा सीएए का समय, जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था, उसके बाद कितना हंगामा हुआ था, हिंसक प्रदर्शन हुए और उसको रोकने की हर संभव कोशिश हुई। विक्टिम कार्ड खेला गया, झूठा प्रचार किया गया कि ये भारत के मुसलमानों को जो है वो उनकी नागरिकता समाप्त करने के लिए है, उनको जो है डिटेंशन कैंप में भेजने के लिए है। तमाम तरह की बातें राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये मुद्दा बनाया गया कि भारत में मुसलमानों के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है। लेकिन सरकार पर इसका कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ा। कुछ असर पड़ा क्योंकि ये कानून लागू होने में देर हुई। ये कानून अब लागू हो चुका है। अब किसी को एक भी शिकायत ऐसी नहीं आई है कि भारत के किसी मुसलमान की नागरिकता पर ख़त्म करना तो छोड़िए, कोई सवाल भी उठाया गया, क्योंकि वो नागरिकता लेने का कानून है ही नहीं, वो नागरिकता देने का कानून है। अब सवाल है, उसके कारण हुआ ये कि एनआरसी रुक गई। एनआरसी मतलब नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। अब नेशनल रजिस्टर, दुनिया में लगभग हर देश में नेशनल रजिस्टर होता है सिटीजन्स का, कि देश को पता तो हो कि हमारे सिटीजन कौन है और कौन ऐसे लोग देश में रह रहे हैं जो, भारत की बात कर रहा हूँ, तो भारत के नागरिक नहीं हैं। लेकिन विपक्ष और एक समुदाय ये बिल्कुल नहीं चाहता, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसका कारण क्या है। दोनों के अपने अपने कारण हैं। विपक्ष का कारण है कि उसको एक कैप्टिव वोट बैंक मिला हुआ है, जो भारतीय नागरिक नहीं है, चाहे वो बांग्लादेशी घुसपैठिए हों और चाहे वो म्यांमार से आए हुए रोहिंग्या हों, और उसके अलावा पाकिस्तानी भी हैं जो लंबे समय पहले वैलिड वीज़ा पर भारत आए और यहीं जो है भीड़ में खो गए। उनका कोई पता नहीं कि वो कहाँ है। अब उनका पता लगाने का एक ही तरीका है, एनआरसी। एनआरसी होने नहीं देंगे तो सरकार में जो लोग भी होंगे रणनीतिकार, वो सोच रहे होंगे कि इसको लागू कैसे किया जाए, क्योंकि ये देश की एकता अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा है, देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बनता जा रहा है। तो इसको करने का कोई तरीका, राजनीतिक विरोध भी ज़्यादा ना होने पाए, अगर हो तो उसका कोई आधार ना हो विरोध करने का, और इसको इंटरनेशनल मुद्दा बनाने का मौका न मिले। इसके आधार पर केंद्र सरकार पर संविधान को कुचलने, संविधान को बदलने या संविधान के साथ खिलवाड़ करने का आरोप न लगे। ये सब बातें सरकार को ध्यान में रखनी थी। तो अब इस मामले में उंगली टेढ़ी करने के दो तरीके थे। एक, सरकार कानून ले आए एनआरसी का और उसके बाद कहे कि हम इसको लागू करेंगे, जो विरोध करे उन पर बल प्रयोग हो, और जिस तरह से भी संभव हो सके इस विरोध को दबाकर इस कानून को लागू किया जाए। ऐसा सरकार कर तो सकती थी, लेकिन ऐसा करने का मतलब होता कि आप थाली में सजाकर उनको विक्टिम का कार्ड परोस रहे हैं, और इसके इंतज़ार में बहुत से लोगों की जीभ लपलपा रही थी कि सरकार ऐसा करे, हमको मौका मिले और हम देश और दुनिया में जो है ये वितंडा खड़ा करें। सरकार को भी मालूम था कि एनआरसी लाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा। संसद में घोषणा के बावजूद सरकार एनआरसी लेकर नहीं आई। तो लग रहा था, खासतौर से जो बीजेपी के समर्थक हैं या बीजेपी के वोटर हैं या बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, कि सरकार डर गई है, अब सरकार इस दिशा में कोई काम नहीं करेगी, सरकार ने कदम पीछे खींच लिए। दरअसल जो अब सामने आ रहा है उससे पता चल रहा है कि सरकार ने अपनी रणनीति बदल दी कि करेंगे तो हम वही, लेकिन हमारा करने का तरीका दूसरा होगा। हम किसी को, यानी अपने विरोधियों को और एनआरसी के विरोधियों को विक्टिम कार्ड खेलने का मौका नहीं देंगे। तो सरकार ने उंगली टेढ़ी कर दी है, और उंगली टेढ़ी की है ऐसी जिससे संविधान पर कोई सवाल न उठे, संवैधानिक व्यवस्था पर सवाल न उठे, कानून के राज पर सवाल न उठे, और सरकार की इस मंशा पर सवाल न उठे कि वो कोई जो है संविधान के विरुद्ध काम करने जा रही है।
अब संविधान के दायरे में अगर कोई भी सरकार कुछ काम करती है तो उसके लिए आप उसको दोषी कैसे ठहरा सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि इसके बाद ऐसे लोग होंगे नहीं, ऐसा करेंगे नहीं, उसकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन वो ऐसा झूठ है जिसके पाँव नहीं है, झूठ के पाँव होते भी नहीं हैं, तो वो ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह पाएगा। मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें कहा था कि बिहार से जो इलेक्टोरल रोल है उनके इंटेंसिव रिवीजन का काम शुरू हो रहा है, और ये एक्सरसाइज 2003 के बाद हो रही, 22 साल बाद। और मैंने उस वीडियो में बताया था कि इससे पहले 1952 से लेकर कब कब जो है ऐसा इंटेंसिव रिवीजन इलेक्टोरल रोल का हो चुका है, पहली बार नहीं होने जा रहा है। और चुनाव आयोग जब इंटेंसिव यानी गहन पुनरीक्षण करता है मतदाता सूची का, तो एक तरह से नई मतदाता सूची तैयार होती है। और संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग को यह अधिकार है कि देश में जो भी 18 वर्ष या उससे ऊपर के नागरिक हैं, भारतीय नागरिक, वो वोटर लिस्ट में अपने को रजिस्टर करा सकते हैं। चुनाव आयोग को उनको मतदाता बनाना पड़ेगा, मतदाता के रूप में रजिस्टर करना पड़ेगा। दूसरा, इलाके की भी बात होती है। हर व्यक्ति हर इलाके में मतदाता नहीं बन सकता। जैसे अगर मैं दिल्ली में रह रहा हूँ और 15 दिन के लिए या 1 महीने के लिए आया हूँ, तो मैं मतदाता दिल्ली का नहीं बन सकता। या तो मुझे ये घोषणा करनी पड़ेगी कि मैं अगले 6 महीने, 1 साल, 2 साल दिल्ली में ही रहने वाला हूँ, तब मैं बन सकता हूँ। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत आती थी। ट्रांसफ़र आम बात है, सरकारी कर्मचारियों का और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों का भी ट्रांसफ़र, ये आम बात है। उसके अलावा माइग्रेशन, नौकरी रोज़गार की तलाश में एक शहर से, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने वाले, तो वहाँ जाकर अगर वो लंबे समय तक रह रहे हैं तो फिर वो वहाँ मतदाता सूची में अपना नाम लिखवा लेते हैं, एक पहचान पत्र मिल जाता है, उससे सुविधा होती है। लेकिन दूसरा काम नहीं करते कि पुरानी जगह जो है उनकी, वहाँ से मतदाता सूची से अपना नाम नहीं हटाते, तो 2-2 जगह मतदाता हो जाते हैं। ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जो 3-3 जगह हैं। तो ये जो बिहार से एक्सरसाइज शुरू हुई है, ये पूरे देश में होने वाली है 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले पहले। अब इसमें एक और चीज़ जोड़ दी है इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन कमीशन ने, मैंने पहले बताया था कि इसके लिए डॉक्यूमेंट मांगे कि आप भारतीय नागरिक हैं, इसका प्रमाण दीजिए, जो 2003 के बाद मतदाता बने हैं देश में। अभी बिहार की बात हो रही, तो बिहार में जो बने, तो उनसे कहा कि आप जन्म प्रमाण पत्र दिखाइए या अपना पासपोर्ट दिखाइए। अगर है, दोनों नहीं है, तो अगर 2003 से पहले की मतदाता सूची में आपके पिता का नाम है तो आपको भारतीय नागरिक मान लिया जाएगा, फिर आपको कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। ये सुविधा हो गई। और जो फॉर्म है, ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि पहले घर के मुखिया को फॉर्म दिया जाता था, वो भर देता था कि घर में इतने सदस्य हैं, 18 साल से ऊपर के इतने सदस्य हैं, वो सब वोटर बन जाते थे, मान लिया जाता था सब भारतीय नागरिक हैं। अब कर दिया है चुनाव आयोग ने कि इंडिविजुअली फॉर्म भरना पड़ेगा, और इसके लिए बीएलओ घर घर जाएंगे, और जो घर पर नहीं मिलेंगे, 3 बार इसकी कोशिश होगी, उनको सुविधा है कि ऑनलाइन जो है ईसीआई की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म डाउनलोड करें और भरें, और डॉक्यूमेंट की अगर ज़रूरत है तो लगा दें। अगली बात जो आज मैं करने जा रहा हूँ, और क्या हुआ है इसमें, ये हुआ है कि जो नाम संदेहास्पद पाए जाएंगे, मतदाता सूची में नाम है लेकिन इस बारे में पूरी तरह से चुनाव आयोग आश्वस्त नहीं है कि आप भारतीय नागरिक हैं, तो उसकी जांच चुनाव आयोग करेगा। और अगर संदेह की पुष्टि होती है, आगे की कार्रवाई के लिए इसको सिटीजनशिप एक्ट जो है उसके तहत जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसको मामला भेजा जाएगा कि अब आप इसकी जांच कीजिए, और उसमें जांच डीएम और एसपी लेवल की होगी, और वो अपनी रिपोर्ट देंगे, उसके आधार पर तय होगा। अगर पाया जाता है कि फला मतदाता जिसने अपना नाम मतदाता सूची में लिखवाया है लेकिन भारतीय नागरिक नहीं है, तो उसका नाम केवल मतदाता सूची से हटेगा, इतने पर ही नहीं रुक जाएंगे, उसकी पहचान की जाएगी और उसके बाद उसको अलग डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। अब आप याद कीजिए एनआरसी में क्या होने वाला था, या असम में एनआरसी आपने देखा है तो इसलिए अंदाज़ा होगा।
उनको डिटेंशन सेंटर में तब तक रखा जाएगा जब तक उनको अपने मूल देश में वापस नहीं भेजा जाता, डिपोर्ट नहीं किया जाता। अब ये बात जो है, इससे बड़ी चिंता हो गई है विपक्ष के कुछ दलों में और कुछ समूहों में। सवाल ये है कि इस बात से किसी को चिंता क्यों होनी चाहिए? अगर कोई व्यक्ति जो इस देश का नागरिक नहीं है, उसको मतदाता सूची में उसका नाम क्यों होना चाहिए? तो चुनाव आयोग जो ये एक्सरसाइज कर रहा है, उससे न केवल ऐसे लोग जो भारत के नागरिक नहीं हैं और मतदाता बने हुए हैं उनकी पहचान होगी, बल्कि उनका नाम हटाया भी जाएगा और उनको फिर डिटेंशन कैंप में अलग रखा भी जाएगा। ये एक्सरसाइज होने जा रही है। इससे परेशानी विपक्ष के कई नेताओं, दलों और कुछ समूहों की और एक वर्ग की बढ़ने वाली है और इसका विरोध धीरे धीरे शुरू हो गया। लेकिन समस्या उनके सामने ये है कि ये काम सरकार नहीं कर रही है, सरकार का कोई विभाग नहीं कर रहा है। एक संवैधानिक संस्था जिसको संविधान से अधिकार मिला हुआ है ऐसा करने का कि वो मतदाता सूची का समय समय पर पुनरीक्षण करे, वो समरी रिवीजन कर सकती है, इंटेंसिव रिवीजन कर सकती है। तो इंटेंसिव रिवीजन का कार्यक्रम इस समय शुरू हो चुका है, उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बिहार से शुरू हुआ है, पूरे देश में होगा। और पारदर्शिता के लिए चुनाव आयोग ने कहा है कि हम इस एक्सरसाइज के बाद जो ड्राफ्ट मतदाता सूची होगी उसको शेयर करेंगे सभी राजनीतिक दलों के साथ, और जो फाइनल सूची होगी उसको भी शेयर करेंगे राजनीतिक दलों के साथ। इतना ही नहीं, उस पर जो ऑब्जेक्शन आएंगे, जो लोग शिकायत करेंगे, जो लोग अपना विरोध दर्ज कराएंगे कि हमारा नाम गलत तरीके से हटा दिया गया है, उन लोगों की सूची भी उपलब्ध कराई जाएगी। न केवल राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई जाएगी, बल्कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी उसको डाला जाएगा, जिससे कोई भी उसको देख सकता है। कोई भी राजनीतिक दल उसको लगता है अगर कि किसी के साथ गलत हुआ है तो उसकी शिकायत कर सकता है और उसका परिमार्जन हो सकता है, उसमें सुधार हो सकता है अगर गलत हुआ है तो। अब बचने का कोई रास्ता छोड़ा नहीं है चुनाव आयोग ने। जो कुछ हो रहा है सब कुछ संविधान और कानून के दायरे में हो रहा है। चुनाव आयोग वही कर रहा है जो उसे संविधान से जितना अधिकार मिला हुआ है। वो सरकार के पास नहीं गए कि जो है हमको और अधिकार चाहिए, आप इस कानून में बदलाव कर दीजिए, इस बारे में नया कानून लाइए, ऐसा कुछ नहीं किया। जो एग्जिस्टिंग प्रोविजंस हैं, जब से संविधान बना, जब से चुनाव आयोग बना, जब से रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट बना, 1950 में ही बन गया था, और इलेक्टर्स के मतलब मतदाता के रजिस्ट्रेशन का कानून जो 1960-61 में बना, उन सब कानूनों के दायरे में ये काम हो रहा है। तो एक और कहावत है, तू डाल डाल मैं पात पात। सरकार ने कहा कि अच्छा तुम विरोध करोगे, हिंसा करोगे, सड़क पर उतर जाओगे, सड़क जाम करोगे, विक्टिम कार्ड खेलोगे, दुनिया में भारत को बदनाम करने की कोशिश करोगे। अब बताओ कि चुनाव आयोग जो कर रहा है उसमें संविधान विरुद्ध क्या है? उसमें संविधान के दायरे से बाहर या अपने अधिकार क्षेत्र के दायरे से बाहर जाकर चुनाव आयोग क्या कर रहा है? चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है जो उससे अपेक्षा की जाती है। देखिए, किसी भी डेमोक्रेसी में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मतदाता सूची पर सवाल नहीं उठना चाहिए। मतदाता सूची सही है या गलत है, इस पर कोई प्रश्न नहीं उठना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। चुनाव आयोग वही काम कर रहा है और पारदर्शी तरीके से कर रहा है। न केवल जो मतदाता हैं जिनका नाम काटा या जोड़ा जाएगा, अगर किसी को शिकायत है तो उसको विरोध दर्ज कराने का, आपत्ति दर्ज कराने का अधिकार है, बल्कि राजनीतिक दलों को या दूसरी संस्थाओं को भी अधिकार है कि वो सूची देखें और जो ज़मीनी वास्तविकता है उससे मिलान कर लें। अगर उनको लगता है कि कुछ गलत है तो चुनाव आयोग के सामने प्रतिवेदन दे, रिप्रेजेंटेशन दे कि भाई ये गलत हो रहा है, इसको आप ठीक कीजिए। चुनाव आयोग उसकी जांच करेगा, अगर शिकायत सही पाई जाएगी तो सुधार किया जाएगा। तो अब जो हो रहा है ये बांग्लादेशी घुसपैठियों और पाकिस्तान से आए और अवैध रूप से वीज़ा खत्म होने के बाद भी रह रहे पाकिस्तानियों और उसके अलावा रोहिंग्या, ये जो इस देश के मतदाता बने हुए हैं, उनके लिए ये बुरी खबर है।
और उससे ज़्यादा बुरी खबर है जो इन तीनों वर्गों के वोट के आधार पर अपनी राजनीति चलाते हैं, चुनाव लड़ते हैं। उनकी जीत और उनके जनाधार का बड़ा हिस्सा है ये 3 वर्ग के मतदाता। इसलिए उनके लिए बुरी खबर है कि अब ये नहीं चलने वाला है। अब आप उसी से वोट मांग सकते हैं, उसी का वोट ले सकते हैं जो इस देश का नागरिक है। और बड़ी सीधी सी बात है, इसमें कोई दांव पेच, कोई नया कानून या नया प्रावधान कुछ लागू नहीं किया जा रहा है। जो प्रावधान संविधान बनने के समय किए गए थे उन्हीं को लागू किया जा रहा है, उन्हीं के आधार पर काम हो रहा है। तो ये एक्सरसाइज एक बार पूरी हो गई तो देश को कम से कम एक, मैं मानता हूँ कि पहला कदम, बड़ा महत्वपूर्ण कदम होगा कि जो घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी हों, पाकिस्तानी हों या फिर रोहिंग्या हों, उनका नाम मतदाता सूची से बाहर हो जाएगा। तो ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है उसके एक भाग पर विराम लग जाएगा। ऐसा नहीं कि तुष्टीकरण की राजनीति बंद हो जाएगी, लेकिन ये जो गैर भारतीय लोगों का, विदेशियों का, घुसपैठियों का तुष्टीकरण हो रहा था वो रुक जाएगा। मेरी नज़र में पिछले 11 साल में चुनाव सुधार की दिशा में नरेंद्र मोदी की सरकार ने जितने कदम उठाए हैं उनमें ये सबसे बड़ा, सबसे क्रांतिकारी कदम है। ये कदम उठाने के लिए बहुत बड़ी राजनीतिक इच्छा शक्ति की ज़रूरत है जो इस सरकार ने और प्रधानमंत्री ने दिखाई है। चुनाव आयोग पारदर्शिता के साथ काम कर रहा है, संविधान के दायरे में काम कर रहा है, जो उसे अधिकार मिले हैं उन्हीं के अनुसार काम कर रहा है। इसलिए चुनाव आयोग पर अब सवाल लगाने की गुंजाइश अगर ख़त्म नहीं तो बहुत कम हो गई है। लेकिन आप इससे ये मत समझिए कि कोई सवाल उठाएगा नहीं। सवाल यह है कि उस पर विश्वास कौन करेगा, उसकी विश्वसनीयता क्या होगी। क्योंकि जो लोग केवल झूठ के आधार पर अपनी राजनीति चलाना चाहते हैं, एक एक करके उनके झूठ का पर्दाफाश हो रहा है। तो भारत में जनतंत्र को और मजबूत करने की ये प्रक्रिया चल रही है और पारदर्शी बनाने की प्रक्रिया चल रही है। जो इसका विरोध करें, आप मान लीजिए कि वो भारत में जनतंत्र नहीं चाहते या ऐसा जनतंत्र चाहते हैं जो उनके मुताबिक हो, जिसको वो मैनिपुलेट कर सके, जो इस देश के नागरिकों का जनादेश न दर्शाता हो, बल्कि गैर कानूनी रूप से देश में आए घुसपैठियों का इस जनादेश में बड़ा हिस्सा हो जाए। जिनकी ऐसी इच्छा है उनकी राजनीति पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगने जा रहा है, उनके लिए बहुत बड़ी रुकावट होने जा रही है। तो इसलिए इसका दर्द तो बहुत होगा, चिल्लाएंगे भी लोग, लेकिन इसका कोई मलहम है नहीं। इसलिए देखते रहिए। अभी तो बिहार से शुरुआत हुई है, उसके बाद जब राष्ट्रीय स्तर पर शुरू होगा तब देखने लायक होगा कि क्या किस तरह की प्रतिक्रिया आती है, किस तरह का विरोध होता है और किस तरह की बातें कही जाती हैं। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।